अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज सियासी तौर पर बहुत अहम दिन है। इमरान खान की क़यादत में PTI का लॉन्ग मार्च लाहौर से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। ये लॉन्ग मार्च PTI के अहदाफ पूरे कर सकेगा, ये पुरअमन रहेगा और इसकी मुल्की सियासत और जमहूरियत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ओरिया साहब, तारीख़ सियासी तहरीकों से भरी हुई, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, और कुछ हुकूमत की तब्दीली के लिए थी तो कुछ निज़ाम की तब्दीली के लिए थी, तो इमरान खान की जो ये तहरीक है जिसका आज से आगाज़ हो गया है, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, पाकिस्तान में तहरीकों का अंदाज़ा लगाएं तो आपको बहुत अच्छी तरह एक चीज़ को गौर करना चाहिए कि हमेशा लोग उस वक्त बाहर निकले हैं कि जब लोगों के लिए कोई रास्ता नज़र ना आए किसी तौर पर भी। मतलब 77 में जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी साथ आ गई है और बाकी चीज़ें भी आ गई हैं और उसने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। और अगर इसी तरह ये बंदा काबज़ रहा तो फिर किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो एक मूवमेंट बिल्टअप हो गई। उससे पहले अयूब खान के ज़माने में जब लोग खड़े हुए थे तो उस वक्त भी थी। लेकिन अब मैंने अपनी 66 साल की ज़िंदगी, 50 साल की जो होश वाली ज़िंदगी में मैंने ये अंधेरा कभी नहीं देखा था लोगों को महसूस करते हुए कि अगर एक अदारा किसी शख्स के ख़िलाफ़ हो जाता है और वो बेशक हक पे भी हो वो शख्स, उसके बावजूद भी बाकी कोई अदारा जो है उसकी मदद को नहीं आता। वो अदालत में जाएगा, उसको धक्के पड़ते रहेंगे, उसको ज़मानतें नहीं मिलेंगी, कभी इधर चले जाएगा, कभी उधर चले जाएगा। वो एस्टेब्लिशमेंट में जाकर दरखास्तें देगा, कोई उसकी नहीं सुनेगा। वो सियासतदानों के पास जाएगा, वो कहेंगे कि हम तो खुद इस तरह की हालत में हम नहीं हैं। तो एक जैसे कहते हैं कहत तैर वाली एक अंधेरे की सूरत हाल थी और ये काफ़ी अरसे से चल रही थी। इस 6 महीने के अंदर इमरान खान के ने इन्हें जो सूरत हाल बिल्टअप की है, इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से स्मेल कर लेना चाहिए था कि लोग उसके जलसों में कैसे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बन गई। पहली दफ़ा जब उसने 17 जुलाई को इलेक्शंस में 15 सीटें जीती हैं तो उस वक्त भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये अपनी ट्रांसलेट कर रहा है अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्शंस के अंदर, और इसी ने उनको खौफ में शिकार किया उन सारे मामलात के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा जब वो 7 सीटों पे खुद लड़ा, फिर यही सूरत हाल हुई, कोई उसका जलसा उसमें कमी नहीं आई। इस सारी चीज़ों को सोचते हुए एक बात मैं आप सामने रखना चाहता हूँ कि आज जो क्राउड है, मैं बुनियादी तौर पर 32 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे हैं और ये जुलूसों को देखता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ। एक छोटी सी अर्ज गुजारिश कर सकता हूँ। हिलाली साहब ज़ाहिर बात है फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, वो ओवरऑल देखेंगे इंटरनेशनल क्या सूरत हाल है कि देखें इस वक्त आप ये जो जुलूस जा रहा है और जितना ये बिल्टअप हो रहा है, ये बिल्टअप होते हुए आपको ना KPK की तरफ से कोई पुलिस की मदद मिलेगी, ना आपको पंजाब से मिलेगी। आपको इस्लामाबाद की 9-10 हज़ार पुलिस है, 8-10 हज़ार आपने वहां से बुला लिए। आपको करना पड़ेगा इस वक्त पैरामिलिट्री स्टाफ के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, उसमें 3,04,000 फोर्सेस हैं, 1,85,000 जो है उनके नेशनल गार्ड्स हैं। ये वो होते हैं जो 4-5 साल बाद कभी सिविल डिफेंस की ड्यूटी आ गई, कभी नर्सिंग आ गई, ये 6 साल बाद अपनी वर्दी निकालते हैं, ये उल्टा आपके ऊपर लायबिलिटी बनते हैं, इनको कोई नहीं ला सकता। 8,930 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप एयरपोर्ट खाली नहीं कर सकते। 2,500 मैरीटाइम वाले हैं, वो नहीं आ सकते। 7,000 जो है वो कोस्ट गार्ड हैं, वो नहीं आ सकते। 3,100 एंटी नारकोटिक्स हैं, वो नहीं आ सकते। 80,000 आपकी FCF बलूचिस्तान की, एक बंदा वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वहां ऑलरेडी कम है लेवीज, उन फोर्सेस से आपको मदद लेनी पड़ती है। 30,000 आपकी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है जो कि वहां पर बैठी है वजीरिस्तान में, बाकी जगहों पे। वहां भी मसला यह है कि लोकल फोर्सेस से मिलते हैं तब जाके आपका मामला ठीक होता है। पीछे रह गए रेंजर्स में टोटल 1 लाख हैं। इस 1 लाख में से 25,000 के करीब आप स्पेयर कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि आपका जो 3,000 कुछ किलोमीटर जो बॉर्डर है उसकी पेट्रोलिंग आप नहीं छोड़ सकते। ये है आपकी टोटल स्ट्रेंथ। आप वहां पहुंच गए, वहां आ गए, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब जब आप एक्शन लेंगे तो लोग जो है ज़ाहिर बात है आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है 10 लाख बंदा भी हो तो 10,000 सिपाही भी डिस्पर्स करते हैं। लेकिन वो जख्म खुर्दा बंदा जब अपने गांव पहुंचेगा, अपने घर पहुंचेगा, अपने इलाके पहुंचेगा, वहां जो सूरत हाल पेश आ गई। अब आप पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, KPP में गवर्नर राज लगा दें, अब आपकी स्ट्रेंथ देखें। पंजाब में 1,79,921 पुलिस वाले हैं, उसमें सिर्फ 50,000 लोग जो हैं उनको आप लगा सकते हैं। KPP में 68,176 है, 25,000 लगा सकते हैं। सिंध में 1,28,000 है, 40,000 लगा सकते हैं।
ये टोटल जो 1-1.5 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान में आप लगा सकते हैं। अगर 200 जगहों पे भी जुलूस रैली निकलना शुरू हो जाए, हंगामे शुरू हो जाए, तो 4-4, 5-5 पुलिस वाले आते हैं, 100 जो है उसके मुकाबले में होंगे। होगा क्या, आप मुकम्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है खत्म हो जाएगी। हमेशा असेस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि को इमरान खान मांग क्या रहा है, मांग ये रहा है कि भाई खुदा के लिए आप फ्रेश इलेक्शन करा लो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा लो। लेकिन मसला सारा यह है कि आप समझते हैं आप हार जाएंगे, या आप हारना चाहते नहीं। और भाई 6 महीने बाद हारना है, 6 महीने पहले हार जाओ, लेकिन इस मुल्क के अंदर बदअमनी से तो बचो। ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आज का लॉन्ग मार्च एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन की इब्तिदा है, और जैसे कि ओरिया साहब ने फरमाया, आप देख रहे हैं कि हुकूमत नाकाम होगी टैकल करने में? जी हाँ, मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा ठीक एनालिसिस दिया है कि कितने लोग हैं जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इस वक्त कितने कम हैं, और वो क्यों कि वो मुख्तलिफ जगहों पे बटे हुए हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मूड ऑफ द नेशन क्या है, सेंस क्या है, फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इस वक्त जो फीलिंग्स ये हैं, माफ़ करिए, वो नफ़रत के फीलिंग्स हैं। जो आज मैं तो खैर कराची में हूँ, मगर जब मैंने कवरेज देखा था वो फैसल मस्जिद का, अरशद शरीफ के जनाजे का, आप देख रहे थे कि क्या फीलिंग्स था, कितने स्ट्रॉन्ग थे और कितनी उसमें, माफ करिए, नफरत थी। तो अगर ये नफरत फैल गई और फैल रही है, क्या हो रहा है मैं आपको बता सकता हूं। नफरत, एज अ रिजल्ट ऑफ नफरत, बिजनेस वाले इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, देव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग। रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो एक और किस्म का फीलिंग्स जनरेट हो रहे हैं उनमें। अगेन वो नफरत पे ट्रांसफॉर्म होके वो नफरत बन रहे हैं। किसके खिलाफ? देखिए, अगर पीडीएम का खिलाफ था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो कहता हूं दैट इज सिंपल। वो एक इलेक्शन में जाओ, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्गर पार्टी है। 2 दफे तो ये हो गया है। मगर सबसे पॉपुलर इदारा इस मुल्क में, मैं आपको कहता हूं सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा, वो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस। अब बहुत ही जरूरत है कि उनका रिस्पेक्ट और उनका ऑनर जो है मुल्क में, जो मेरे में है, जो इन औरिया साहब में है, आप में है, माय गॉड, वी ओ देम एवरीथिंग। वो बच के रहे, वो खराब ना हो, उस पे थोड़ा सा भी धब्बा ना हो। वो जो है वो अब वो आ रहा है इनटू प्ले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि द लव और सपोर्ट जो उनके लिए है, वो फिर भी इन एक्शन आके ऐसे माहौल को बेहतर करेगा। मगर वो एक फैक्टर है, उसकी मुझे डर है। मुझे ये नहीं डर है कि ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं है भाई। मगर क्यों उनकी पॉपुलैरिटी को हम कभी नहीं बाटर करना चाहिए, इन प्ले लाना चाहिए, इसलिए कि दैट इज सुप्रीम और दैट हैज टू स्टैंड। अगर मुल्क चलना है, दैट हैज टू स्टैंड। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा, और हमारे फोर्सेस जो भी हैं, जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है जब सनाउल्लाह साहब को पूछते हैं कि एक आदमी अरेस्ट हो गया है, गुलाम हुसैन, उनको पूछा गया है, वो 2 डायरेक्टर्स के साथ बैठे थे, टेलीविजन पे तकरीर कर रहे थे, 2 FIA के डायरेक्टर्स, उनको पूछा गया, कहते हैं मुझे इल्म नहीं था, मुझे इल्म नहीं था कि 40 लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाके गुलाम हुसैन को उठा रहे हैं, उनको इल्म नहीं था। वही लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जब मॉडल टाउन के बारे में उनको पूछा गया कितने लोग मारे गए, मुझे इल्म नहीं था। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा। ठीक है हिलाली साहब, और ये सब आप ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो आप समझते हैं कि अपने मुतालिबात मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च एक सिग्निफिकेंट तरीका, और इमरान खान जो कि अब इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं, कामयाब हो सकते हैं वो?
देखिए, पहले जो कुछ इस तरह की मूवमेंट चलती रही है ना, उसमें एक अच्छी बात ये रही थी कि हमारी, जो लाली साहब ने कहा, हमारी आर्म फोर्सेस थी वो नज़र नहीं आती थी बिल्कुल किसी तौर पर भी। ना कोई बयान देती थी, ना कोई सामने आती थी, ना लोगों को पता चलता था कि क्या सूरत हाल है। ये जो सूरत हाल हुई है, इस सूरत हाल में मुझे बड़ा डर लग रहा है, और डर इस बात कर रखा है कि अब हर बंदा जो है, छोटा छोटा बंदा जो है, उनकी तरफ उंगलियां उठा रहा है। और फिर आप अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो फिर सबसे बड़ा आता है कि उस गुस्से को आप अपनी तरफ लेके आते हैं। अब इस वक्त सबसे ज्यादा खुश जो है मुझे लगता है कि नवाज शरीफ होगा वहां पर बैठा हुआ, कि इमरान खान और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो आपस में टकरा गई हैं, हम ठीक हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हमारा तो पुराना वाला मामला ठीक हो गया। जो राना सनाउल्लाह है ना, इस तरह की जुबान पाकिस्तान क्या दुनिया के बदतरीन किस्म के किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले शख्स की नहीं होती। जिस तरह ये धमकियां, जिस तरह ये फितना, जिस तरह ये फलां, जिस तरह ये जुबान जो है, ये बदमाशों के डेरों, बड़ी आई एम रियली सॉरी टू से, ये बदमाशों के डेरों की जुबान होती है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हम उसको देख लेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं, हम ये कर। ओ भाई, आप सिंपल सी बात करो कि ये सूरत हाल, अव्वल तो आपको आने की जरूरत क्या है, और दूसरी बात यह है कि आप इधर से आते हो, आप तो कस्टोडियन हो पाकिस्तान की पूरी लॉ एंड ऑर्डर के। आप सिर्फ नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां नहीं बैठे हुए, आप सिर्फ पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं बैठे हुए, आप सिचुएशन ये है कि आप वहां पर पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर, और 80 साल का आदमी है चौधरी गुलाम हुसैन, सारी जिंदगी आपके साथ उठता बैठता चलता फिरता रहा है। आपको नहीं पता क्योंकि आपको आपके इतने साल के बाद नजर, क्योंकि एक साफी है। फिर कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो हम बहुत अमन और सुकून और उससे काम कर रहे हैं। क्या लोगों को आप अंधा समझते हैं? क्या आप एक बंदे के बारे में उठा रहे हैं, फिर दूसरे को उठा रहे हैं, फिर तीसरे को उठा रहे हैं, चौथे को उठा रहे हैं, और सारे के सारे वो है जो आपके मुखालिफ हैं? क्या आप समझते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं होता? एक बंदे को जब आप उठाते हैं जिसके बारे में लोगों को अंदाजा होता है वो आपका मुखालिफ है, तो आप कम से कम 1 लाख आदमी को अपने मुखालिफ करते हैं। आपको कभी राय अम्मा का पता है कि क्या चीज होती है, इसका स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? आपने पता नहीं कहां से सियासत सीखी है, आपने कहां से पता नहीं मीडिया मैनेजमेंट सीखी है। आपको अंदाजा नहीं कि जब एक पॉपुलर मूवमेंट चल रही हो तो आप उसके सामने आके नहीं खड़े होते, उस मूवमेंट को गुजर जाने देते हैं, जैसे हवा गुजरती है, जैसे आंधी गुजरती है, जैसे तूफान गुजरता है, और फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आप तो सामने आके खड़े हो गए। इसका मतलब है कि आप एक क्लैश चाहते हैं, और ये क्लैश, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की रीजनल सूरत हाल के अंदर है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये क्लैश। और इस क्लैश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अगर आप समझते हैं कि आप टेन्योर पूरा करेंगे और इस पाकिस्तान को दांव पे लगाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है, और ये साहब, हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक, जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवादवा है। और ये सब लॉन्ग मार्च मोबिलाइज़ करने के लिए आप इमरान खान की स्ट्रैटेजी को किस तरह से मुख्तलिफ देखते हैं, अगर पिछले लॉन्ग मार्च से उसका मवाजना किया जाए? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने ज़िलाई सतह पर जाकर ज़िलाई कारकुनान को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है इमरान खान को इस दफ़ा ज़्यादा मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की ऑटोमेटिकल मोबिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी पब्लिक के अंदर। देखा ना, गुज़श्ता 6 महीने से वो पब्लिक में है, जलसे कर रहा है, और उसके आप खुद सोचें कि उसको जलसे करने के लिए किसी किस्म की लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक स्टेज लगाता है और लोग खुद ब खुद चले आते हैं। आप देखें, ज़रा सा उसके खिलाफ फैसला आता है, लोग बाहर आ जाते हैं। ज़रा सा उसके बारे में कोई गुफ्तगू होती है, लोग जो है गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, लोग उसमें अपने अपने चौकों में आ जाते हैं, पूरे मुल्क में आ जाते हैं। ये है ऐसी सूरत हाल। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर कोई 125 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, उसके अंदर स्पेशल ब्रांच बैठी हुई है, उसके अंदर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इन सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों का मूड क्या है, लोगों का स्टाइल क्या है। असल मसला पता है क्या हो गया है? गुज़श्ता तकरीबन 8-10 साल से मैंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और बाकी लोगों को भी एक खराबी देखी है।
अच्छा। और वो खराबी ये है कि जो बड़े सुनना चाहते हैं ना, ये वैसी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। अच्छा। यही रिपोर्टें इन्होंने फरवरी में बनाई थी कि इमरान खान को जो है अगर निकाला गया तो इमरान खान जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लोगों का सामना नहीं कर सकेगा, लोगों से टमाटर मारेंगे, लोगों से अंडे मारेंगे, पीटीआई बिखर के रह जाएगी। ये रिपोर्टें थी। उन्होंने एडवेंचर कर दिया, एडवेंचर किया। जब एडवेंचर सामने आया तो 10 अप्रैल आ गया। अब 10 अप्रैल के अगले दिन इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी वो होती है कि जो फौरी तौर पर रियलाइज कर दे। अगर आपको मैं एक बात बताऊं जी, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत बनाते ही अगले दिन कहता कि हमने हुकूमत बना ली है, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, यही हमारा एम था, हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं, मैं आपको बताऊं फिर भी चेहरा रह जाता पीडीएम का। अच्छा। फिर भी जिंदगी में उनकी कुछ रह जाती। लेकिन उन्होंने मसला ये था कि उन्होंने कहा नहीं, उसकी एक वजह ये है और हिलाली साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये मुझसे सीनियर भी रहे हैं और उस हेलम अफेयर में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम करते रहे हैं, कि ये जो आदतें पड़ चुकी हुई है ना एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर चढ़कर इक्तदार में आने की और फिर उसके बाद उन्हीं से हिसाब से उतारने की, बाबा गो से कम बाबा कम, गुलाम इसाक खान से लेके, इनको याद होगा काकड़ फार्मूला। अभी भी शायद अगर कोई काकड़ फार्मूले की ख्वाहिश करता है तो शायद हिलाली साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करते हैं। ये आदत नहीं जाती जिससे हम हमेशा गलत फैसला करते हैं। बिल्कुल। हिलाली साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से, अगर पीडीएम फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर देती तो इमरान खान हीरो ना बनते आज? बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल और ये चल जाता जिस तरीके से वो निकला था तो शायद इट वुड हैव बीन अ वेरी क्लोज इलेक्शन, बिकॉज ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त इतने पॉपुलर नहीं थे वो। मगर अब जो है, अब जब वो पॉपुलर, देखिए आप तो अब सिर्फ यू आर रीइंफोर्सिंग फेलियर। इस आदमी जो है ये ही हैज वन द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। वो इस आप बेनजीर भुट्टो को आप जो भी कहें उसको अनपॉपुलर नहीं कर सकते थे आप, बिकॉज उसका जो उसका एक करिश्मा था, एक अपील था, जो भी आप कह दें वो खत्म नहीं होता था। मैं उनके साथ खड़ा हुआ होता था और मैं देखता था। वो शी वॉज नॉट अ गुड मैनेजर, वो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, मगर उसमें वो चीज था जिट फायर्ड पीपल। अब इसमें है, रिकग्नाइज इट कि इसमें एक किस्म का करिश्मा है। अब उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं वो आपके स्किल के ऊपर होता है। मगर एक चीज मैं बता दूं, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने समन किया है आज एट द बिगिनिंग ऑफ द मार्च। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यू आर एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना, कैसे करना। ये कोई तरीका है कि इस वक्त अनाउंस करें और भी पॉपुलर हो जाएगा? अब तो दिमाग में बैठ गया है लोगों का, और आपका दुश्मन कौन है, रिकग्नाइज हिम, स्टडी हिम और फिर उसको टैकल करो। मिसाल के तौर पे एक और छोटी सी मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं तो समझता हूं बड़ी बुरी बात है कि जो उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें बताई गई थी, इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन इमरान खान। मगर फिर वो सवाल आता है, उसका भी तो जवाब तैयार है कि अगर वो जाके किसी को एक किस्म का ऑफर किया है जो बेमिसाल है और जो रिडिकुलस है, इसलिए कि तुम ये, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं वो किया क्यों? आखिर ही इज नॉट मैड, तो वो किया इसलिए होगा कि कुछ वो और चीज हो रहा था जो कम से कम उतना ही बुरा था, उतनी बड़ी गलती थी। ठीक है बिल्कुल हिलाली साहब, बिल्कुल हिलाली साहब सही कह रहे हैं आप। ओरिया साहब, आप क्या समझते हैं पीडीएम ने क्यों फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी? अगर इतना ही आसान था इमरान खान को जीरो बनाना और वो अपने ही जो उनका वजन था उसी से गिर जाते, तो क्या कौन मशवरे दे रहा है? पीडीएम की जो मेजर पार्टी है ना वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका जन्म जो है ना, जन्मभूमि जो है वो जनरल जिलानी है। जनरल जिलानी साहब नवाज शरीफ साहब को एक गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठा के उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीफ मिनिस्टर बने थे। और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। ठीक, फिर वो उन्होंने उन्हीं की बुनियाद के ऊपर अपनी ही पार्टी के जुनेजो साहब को ख़त्म करके खुद सदर बन गए थे पार्टी के और फिर वज़ीर आज़म बने थे और फिर वो खेलते रहे। आप खुद सुनाए ना, उनके लिए बाकायदा IGI बनाई गई
उनके लिए बकायदा हमीद गुल ने बकायदा पार्टियां इकट्ठी की। उनको आदत पड़ी हुई है इस तरीके से कंधों पे सवार होके आने की, इसीलिए उनको हमेशा यही समझते हैं कि अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के बगैर चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको पता है कि 2002 में जब हम यहां से चले गए थे तो लाहौर शहर में एक सीट नहीं ले सके थे, वो 8 साल उनका मेयर नहीं आ सका था। उनको पता है कि उनकी सारी की सारी पार्टी काफ लीग में शामिल हो गई थी, इसलिए उनको बेसिकली आज भी शायद कहीं अंदर खाते यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान के मुकाबले में उसको माइनस करके हमें ले आएगी। लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त इमरान खान जो पॉपुलैरिटी के लेवल पे है, माइनस इमरान खान के बारे में सोचना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, फेलियर बन जाएगा। वो जिंदा रहे तब भी, और अगर आप उसको खुदा न खास्ता खत्म करने की कोशिश करेंगे तब भी, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मैं बिगिनिंग पे वार्न कर रहा हूं कि वक्त है अभी, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले कोई फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इफ्तिखार चौधरी का फैसला क्यों इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हो गया था कि अंदाजा हो गया था कि इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते क्राउड का मूड कुछ और हो सकता है, बदल सकता है। उस वक्त हालांकि आप अंदाजा करें कि सारी गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ के पास थी, खुद परवेज मुशर्रफ जो था वो आर्मी चीफ के तौर पे मौजूद था, कियानी भी मौजूद था, सब मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक फैसला करना पड़ गया, आपको वो कड़वी गोली निगलनी पड़ गई, आपको उसी इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस बनाना पड़ गया, जिसके बारे में आप रोज तकरीरें करके कहते थे कि हम इसको नहीं बनने देंगे और ये यार वो है। ये है सेन सूरत हाल। अच्छा। मुल्क भी कैसे से बच गया। आज भी सूरत हाल ये है कि आप ऐसा न करो। आप सोचें, उस वक्त परवेज मुशर्रफ के अलावा किसी और ने कभी आके कहा कि ये साजिश हुई है, ये बकायदा कॉन्स्पिरेसी है। अब तो इस वक्त सूरत हाल है। अब इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मैं लाल साहब से बात कर रहा था, गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, ये ब्रिटिश आर्म फोर्सेस थी। बरतानिया ने आर्म फोर्सेस जब बनाई थी तो उसने ISPR बनाया था। उसको पता था ये हमारा काम नहीं है। उसने किसको रखा था? फैज़ अहमद फैज़ को कर्नल बना के रखा था। फैज़ अहमद फैज़, कर्नल फैज़ अहमद फैज़, ताकि लोगों को बताने के लिए एक ऐसा आदमी हो जो उसमें एक्सपर्ट हो। फिर उन्होंने हफीज जलंधरी को रखा था, फिर उन्होंने और बड़े बड़े लोगों को रखा था। कैसे कैसे लोग थे उसके अंदर, यानी वो जो क्या नाम है उनका, हमारे शायर जमज़ाया शायर थे, वो थे उसके अंदर। उनको पता था कि ये मार्केटिंग है, मीडिया मार्केटिंग, ये लोगों के साथ गुफ्तगू करने का फन। लेकिन किसी और, हम 1000 दफा कहते हैं ये आपका काम नहीं है। आप जानबूझ के कुछ ऐसे सवालात लोगों के अपने तरफ ले आते हो जिसकी वजह से लोगों के लिए मसला बनता है। आज भी यही मशवरा है। बिल्कुल, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे अभी आगे चल के प्रोग्राम में। ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं? अभी ओरिया साहब ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले शायद PDM हथियार डाल दे, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, आपको लगता है? खुदा करे ये होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा करे ये इसलिए होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि 10 महीने तो रह गए हैं इस गवर्नमेंट के। तो अगर 10 महीने इस गवर्नमेंट के रह गए हैं और जो PTI है वो इलेक्शन फौरन मांग रही है, तो भाई बैठो, 5 महीने में कर दो इलेक्शन। आपको 5 महीने, आप जो 5 महीने उनको नहीं देना चाहते थे उनको दे दें, वो जो 5 महीने और चाहते थे वो कंसीड कर दें और इलेक्शंस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। बीबी, मैं आपको बताऊं, जिस किस्म के बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस बेच के इधर से निकल रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। 30-30 लाख कमा रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं फिर भी हम निकलना चाहते हैं इधर से, देयर इज नो फ्यूचर। ये आप चाहते हैं? ये आप चाहते हैं एक किस्म का एक वाउडा वो आदमी आके कहता है क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, और मैंने $1 मिलियन रखे हुए हैं कि मुझे कोई अगर मारेगा तो मैं उसका बदला लूंगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं जब बाहर के लोग ये सुनते हैं, आपके नेशनल टीवी और सब चैनल्स कैरी कर रहे हैं इस किस्म के थ्रेट्स, वो आएंगे इधर? वो आना चाहेंगे इधर? वो व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी जो आपने बनाया हुआ है कि धमकियां दे रहा है, कहता है मैं करोड़पति हूं, करोड़ों में इस्तेमाल करूंगा, वो आदमी मुझको मारने के लिए जो मुझे व्हाट इज दिस भाई, खुदा के लिए। और मैं एक और बात आपको बताता हूं, हम सब मौर्या साहब, आप और मैं, आपको पता है हमारे पे एक राइट है, हमारा राइट ये है, द राइट ऑफ सिटीजन्स अरेस्ट। उसका मतलब ये है कि जब आप कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपको इजाजत है अरेस्ट करना। ये एक कॉन्सेप्ट है।
नहीं, इसके माने कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। मगर आपको मैं पूछ रहा हूं, हमें सबको पता है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कि किस किस्म के पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने के लिए। जब वोट बाइंग हो रहा था सिंध हाउस में, एक इदारा, एक आदमी उस वक्त कहा कि रोको नहीं, देखते रहे। अब सब कहने लगे इसका मतलब है आपके पास एक प्लान था। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, जब आप कहते हैं, एक आदमी कहता है कि ये कर दो और मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो उसका मतलब ये है कि तुम कर सकते हो मगर तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो। क्यों? काफी नहीं है कि तुम्हें मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से इज, हो सकता है कैसे वो मार्च कियानी ने रोका और कहा जाओ ये वापस आएगा, और आया। अजीब अजीब से फैसले भी दिया उसने। नथिंग डजंट मैटर, फैसलों को आप ओवरटर्न कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कि एक डिक्टेटर को कहा जाता है 3 साल के लिए तुम जो चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करो, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते? जब लोग पूछने लगे यार ये किस किस्म का तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है कि वो एक आर्मी के जनरल को कहता है जो मर्जी करो, कॉन्स्टिट्यूशन मुशर्रफ को जो मर्जी करो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे 3 साल तक। मेरा क्या जवाब हो सकता था जी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये साहब, आप क्या समझते हैं, अब अगर लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाती है या नाकाम हो जाती, दोनों सूरतों में क्या नताइज क्या निकलेंगे, मिलेगा क्या? देखिए, लॉन्ग मार्च वेरी बिगनिंग कामयाब है। अच्छा। अब इसका अब ये है कि आप ये कहां तक जाता है, कहां तक आप इसकी नर्स। लॉन्ग मार्च इमरान खान ने जिस सतह पे लेके गया, एक्सपेक्टेशन, देखिए लॉन्ग मार्च कल ही कामयाब हो गया था, परसों जब अरशद शरीफ का जनाजा आया था। अरशद शरीफ के जनाजे ने एक खास कैफियत पैदा की है। अरशद शरीफ का जनाजा जो था वो गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल की उस मीडिया की हैरासमेंट का नतीजा था। देखिए, लोग बच्चे नहीं हैं इस मुल्क के अंदर, ये है सूरत हाल। आपने क्या किया? वो सारा गुस्सा जो शहबाज शरीफ की तरफ जा रहा था, वो सारा गुस्सा जो मौलाना फजल रहमान की तरफ जा रहा था, वो सारा गुस्सा जो बिलावल भुट्टो की तरफ जा रहा था, वो सारा गुस्सा आपने जानबूझ के, जिसे कहते हैं ना, अपनी तरफ यूं ऐसे उसको मोड़ दिया। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कुछ अहम बातें की, कुछ ख्यालात का इजहार किया। उनसे लोगों को बहुत से सवालात का जवाब मिला भी और बहुत से नए सवालात भी पैदा हो गए हैं। इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और यह सब सबसे अहम सवाल जो मुख्तलिफ हल्कों में कल उठा, DG ISI की प्रेजेंस मीडिया पर कितनी गैर मामूली थी, क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ी आने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी किसी तौर पर भी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। देखिए, एक ऐसा इशू है साइफर का कि जिसको पॉलिटिकली तौर पे इमरान खान साहब चला रहे थे, आप भी एक बहुत सारी लंबी चौड़ी मीटिंग कर चुके हुए थे, उसका नतीजा सिर्फ एक है। देखिए, दुनिया पूरी के अंदर डीक्लासीफाई करना जो है ये हुकूमत का इख्तियार होता है। दुनिया का हर मुल्क जो है एक ख़ास वक्फे के बाद डीक्लासीफाई कर देता है। अमेरिका की जो डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं आज आपके सामने हैं। 71 के आप सारे के सारे डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट निकालने हैं, फलाना भी मिल जाएगा, सारा कुछ आप पढ़ के सुना दें, आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो उन्होंने 25-30 साल के बाद किए। लेकिन अगर वक्त की ज़रूरत पड़े तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो आसान हल उसका सिर्फ एक ही था कि आप अपने साथ फॉरेन सेक्रेटरी को भी बिठाते और कहते कि वो जो साइफर है वो आप डीक्लासीफाई करके दिखा दो, ताकि, और अगर ये नहीं है तो फिर इस इशू को डेड कर दो। इस इशू को इमरान खान अगर चलाता है, आप खामोश रहो, वो चलाता रहे, जिसका भी चलाता रहेगा। लेकिन असल मसला यह है कि अगर तो आप समझते हो कि वो साइफर जो है वो आप लोगों को दिखा सकते हो, उसकी पूरी लैंग्वेज लोगों तक पहुंचा सकते हो, तब तो ठीक है, वरना तो आप उसको ये एक उसको फिर वो एक इशू था, डेड हो चुका हुआ था, सब कुछ हो था, उसको दोबारा इमरान खान को एक दोबारा मिल गया। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि पूरे का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वो सारे का सारा गुफ्तगू जो है इसी किस्म की, खास तौर पे अरशद शरीफ की डेथ से तदफीन से 1 घंटा पहले आपने पूरे एक इन्वेस्टिगेटिव सूरत हाल के अंदर आपने एक बात की। ये इन्वेस्टिगेशन के बंदे को रहने देते
किसी आईजी पुलिस को कहते तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ठीक है, किसी एफआईए वाले को कहते भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी ना एक्सपर्टीज है उसके अंदर, ना आपको पता है कि बेसिक लॉ क्या है, ना आपको पता है फोरेंसिक लेबोरेटरीज क्या होती हैं, ना आपकी उसके साथ एक्सेस है। लेकिन मसला सारा यह है कि हर चीज़ का माहिर बनने का शौक ऐसा है कि जिसकी वजह से आप जो है फिर अपना सारा गुस्सा, और हुआ यही है कि गुज़श्ता 5-6 साल के अंदर आपने इन्हीं गलतियों की वजह से पब्लिक की जो है अपनी तवज्जो नफरत किसी और के खाते की थी, आपने किसी और, यानी आप 18 एफआईआर जो हैं अरशद शरीफ के खिलाफ किसी आईएसआई ने तो नहीं कटवाई थी, वो तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने कटवाई थी, ठीक। लेकिन वो आप जब एक्सप्लेन करने लगते हो, करना तो चाहिए था राना सनाउल्लाह को, करना तो चाहिए था शहबाज शरीफ को, ये अहम पॉइंट है, ठीक। आपने जब एक्सप्लेन करने लगते हो तो आप ऐसा लगता है कि भाईजान ये कुछ मसला हो रहा है। असल मसला ये है कि हमेशा दुनिया पूरी में पुलिस चीफ जो है वो ब्रीफिंग दिया करता होता है, प्रोसिक्यूशन का हेड ब्रीफिंग दिया करता होता है, बाकी लोग, और या फिर जिस पॉलिटिशियन ने गाली खानी है वो दिया करता है। अब हिलाली साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि DGISPR और DGISI को इसलिए आना पड़ा क्योंकि हुकूमत फेल हुई है रिप्रेजेंट करने में, आप समझते हैं इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो औरिया साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा है। ये सही है उस मुल्क के लिए जिधर आर्म फोर्सेस बिल्कुल का कोई हाथ ही नहीं होता है पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में। उनका काम सिर्फ ये होता है कि सरहदों को डिफेंड करो और एक्सटर्नल एनिमीज़ को ये करो, और इंटरनल एनिमीज़ में जब तक इंसरेक्शन नहीं हुआ वो उनका कोई काम ही नहीं है, वो और इदारे होते हैं। मगर पाकिस्तान में, आई एम सॉरी, लोग कहेंगे कि मैं बड़ा रिएक्शनरी हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। आखिर उनको दिया गया था ये काम, उन्होंने छीन के नहीं दिया ना। भुट्टो ने आके कहा था क्रिएट अ सेगमेंट, create a section in the ISI which looks after domestic politics। इसलिए क्यों? इसलिए कि उसको पता चला कि ये एक ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड फोर्स हैं, एफिशिएंट लोग हैं, ये जब मुझे फैक्चुअल एडवाइस देंगे फिर मेरा प्रेफरेंस है मैं इनका बात फॉलो करूं या ना करूं, इनके फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके मैं अपना फैसला करूं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? देखिए, मैं बैठा हुआ होता था टेबलों पे, जब वहीद मिसाल के तौर पे काकड़, जब वो आके बीबी को, वो तो दोनों अकेले बैठते थे, एडवाइस देते थे, मगर बहुत दफे वो वापस आके कहती थी व्हाट एन इंटरेस्टिंग लंच आई हैड जफर, ही टोल्ड मी दिस, ही टोल्ड मी दैट, और उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया। तो उसके उनके थ्रू मुझे पता चलता था कि वो जो मशवरा दे रहे थे वो बड़ा अच्छा मशवरा है। और मैं समझता हूँ ये इमरान खान भी जो मशवरा लेता था, जो उसको इतना अच्छा मशवरा दे रहा था कि वो नहीं चाहता ही नहीं था कि वो उसको छोड़ के जाए। और जैसे हमारे प्रेजेंट चीफ है और इनका, I mean, they were getting on famously। तो इसका मतलब है कि इन लोग एक इन अ डिफरेंट सेटिंग, उनका कोई, देखिए उनका वो प्रमोशन नहीं चाहते प्राइम मिनिस्टर से, उनको क्या चाहते, वो प्लॉट्स नहीं चाहते, प्रमोशन नहीं चाहते, सीट्स नहीं चाहते, वो उनका अपना एक तरीका है वो सब चीज़ों के लिए। तो जब वो आके कहता है कि करप्शन बहुत हो गई है मुल्क में, थोड़ा सा आप देखें। अब काकड़ तो आई थिंक वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो कहता था मेरे से ना पूछें क्या करप्शन है, मैंने ये सुना है, आप खुद जाके पता करें IB से, FIA से, CIA से, जो भी आपके इदारे हैं, मेरे इदारे से नहीं, आप खुद पता करें और देखें कि ये सही है कि नहीं। क्यों नहीं भाई? वाई शुड यू नॉट कंट्रीब्यूट जब आपको पता है कुछ चीज़? इंफॉर्मेशन गैदरिंग फौज से कोई बेहतर इदारा नहीं है। उनके रेजिमेंट्स में होता है, कंपनीज में होता है, डिविजन्स में होता है, गांव में होता है, ISI है, MI है। तो जब उनके पास एक सहूलत है और उनके पास वो सहूलत वो इस्तेमाल करें ठीक तरीके से, तो द रूलर ऑफ द कंट्री बेनिफिट्स। ये क्या बड़ी बात है? ये शक क्या है इस पे? हाँ, मगर अगर आप उनको कहें कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, उसको मुझे जिता के दें, तो फिर यस, उस वक्त तो मैं समझता हूं उस वक्त काम बनता है। नहीं ये पॉलिटिशियन जो गलत सवाल पूछ रहा है, मगर वो साहब जो उधर बैठे हैं जिनको ये सवाल पूछा गया है, वो कहते हैं सॉरी, ये मेरा काम नहीं है,
और अगर बहुत ऐसा प्रेशर हो, ले लो आपकी नौकरी, और खुदा करें कि ऐसा ट्रेडिशन बने कि वो दूसरा आदमी जो आएगा वो कहेगा सॉरी, ये काम मेरा काम नहीं है। हो सकता है। और ये और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो वहीद को ऑफर किया, वहीद को तो काकड़ को एक्सटेंशन ऑफर किया ना बीबी ने, बल्कि मुझे कंप्लेन कर रही थी उनके सामने, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द एक्सटेंशन आई एम ऑफरिंग हिम। तो देखिए होता है, हो सकता है, यही बल्कि होना भी चाहिए। बड़े अच्छे लोग हैं हमारे फौज। क्या ये हो सकता है? जी नहीं, देखिए मैं बहुत अच्छी बात की है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर तो बिहाइंड द सीन्स रह के वो गवर्नमेंट की मदद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात, एक तो ये बात है, और ये हमेशा करते आए हैं। आईएसआई की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान के दिफा के अंदर भी और इंटरनल सूरत हाल के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। आपको शायद याद होगा कि साहब को बहुत से ज्यादा 74 के अंदर जिस वक्त ये इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही थी, आईएसआई का इन लोगों का बड़ा रोल था। मेरा बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि ये बुनियादी तौर पे ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। देखिए 2013 के इलेक्शन, 18 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का हर दूसरा बंदा ये शिकायत करता था, जी मेरे एमएनए को फ़ोन करते हैं, मेरे उसको फ़ोन करते हैं, फलाना बंदा नाम ले लेके फ़ोन करते थे। उसके बाद हुआ ये कि फिर नवाज शरीफ साहब ने बकायदा एक आईएसआई के हेड को नाम लिया उसका। अब मसला सारा ये है कि आपने ये इतना ऑब्वियस क्यों कर दिया? ये ऑब्वियस उस वक्त हुआ तो फिर आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, मुकम्मल तौर पे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन फिर आप और चीज़ों में असल मसला ये हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ चुका हुआ है कि जहां पब्लिक सेंटीमेंट रोज हो चुके हुए हैं। इसमें आप इमरान खान को अगर साथ रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इमरान खान को माइनस कर गए, उसको गिरफ्तार कर गए, तो पब्लिक सेंटीमेंट तो अपना फ्लो लेते हैं, वो फिर उसका कोई लीडर नहीं होता, और जिस मूवमेंट का कोई लीडर नहीं होता वो अनार्की की तरफ लेके जाती है। और अनार्की को मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान का दुनिया में कहीं पर भी कोई कौम ऐसी नहीं जो कंट्रोल कर सकती। आप 22 करोड़ हो चुके हुए हैं, आप दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है और छोटा सा रकबा है आपके पास, और आपकी लॉ एंड ऑर्डर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपके बाहर इतना बड़ा दुश्मन जो है इंडिया जो है वो साथ बैठा हुआ है, घात लगाए हुए। आपके जो लोग कहते हैं कि जी वो देखें बर्मा में भी तो फौज आ गई, वो देखें वो जी वहाँ पर मिस्र में भी फौज आ गई, और भाई बर्मा के अंदर बलूचिस्तान नहीं है जहाँ इतने अरसे से इंसर्जेंसी चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर तालिबान टीटीपी नहीं है, वहाँ के जो जिसके साथ आप 20 साल से जंग लड़ रहे हैं। आप पंजाब में इन्वॉल्व होंगे, वो जगह गर्म होनी शुरू हो जाएगी। बहुत केयरफुल चलने की ज़रूरत है। इमरान खान के मार्च को जितनी जल्दी आप वाइंड अप करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने 1 साल बाद इलेक्शन करो, वो मार्च अप्रैल तक ले जाएं, कहीं ले जाएं, कहीं बिठाएं किसी न किसी सूरत हाल के अंदर। अगर वो नहीं बैठना चाहता तब लोगों को बताएं कि ये नहीं बैठना चाहता, ताकि उसको भी तो ऑब्वियस, उसको भी खुला खुला करे। लेकिन वक्त के साथ साथ परेशानी आवाम की भी बढ़ती जा रही है और बाकी लोगों की भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और ये साहब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हो रहा है, तो उसमें हम कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ की कल हमने देखा, बहुत ही उनका शानदार जनाजा था, जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से गुलपाशी वहाँ पर की जा रही थी, और कल उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। और ये साहब आप क्या देख रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़? क्या आप समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन की एक कड़ी है? देखें, सलाउद्दीन साहब जब शहीद किए गए थे तो उस वक्त एक फ़िज़ा ऐसी थी कि जो कि लोग समझते थे कि एक सूरत हाल है। सलाउद्दीन साहब के कातलों का लोगों को पता था कि किन लोगों ने मारा है, और उनके बारे में पता था कि वो कैसे इन्वॉल्व थे, पूरा कराची को पता था, उनको अंदाज़ा था। ये एक ऐसा अरशद शरीफ का मर्डर है कि जो कि इसके बारे में अननोन है, लेकिन ये ऐसा मर्डर है कि जिसमें लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि कैसे हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा रोल ये बनता है कि आप सबसे पहले इस शख्स के क्या का जायजा लें कि ये बंदा चला क्यों। देखिए अक्सर कहते हैं देखिए फलां बंदे के बारे में 12 FIR हुई थी, इमरान खान, ओ भाई हर बंदा चीगवेरा नहीं होता। वो बेचारा एक नाजुक अंदाम सहाफ़ी था, वो चला गया, खौफ से चला गया, डर के चला गया वहां पर। ठीक, कौन है कोई जो बर्दाश्त करता? आप ये अच्छा, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक कानून पास करना चाहिए, प्रेसिडेंट देना चाहिए कि अगर एक
एक जुर्म के ऊपर एक थाने में एफआईआर हो जाए तो पाकिस्तान में किसी और थाने में एफआईआर नहीं होनी चाहिए। ये डबल चौपटी पे आपको रोकना चाहिए। आपने खौफजदा किया हुआ है, एक बंदा इमरान रियाज उठता है, उठते अटक में पकड़ो, वहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो। आप इसका मतलब यह है कि आप लोगों का जीना दोबर करना चाहते हैं, आप इंसाफ नहीं करना चाहते। तो असल मतलब यह है कि अरशद शरीफ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, शानदार किस्म का उसका माजी था, हर बंदे के बारे में उसने गुफ्तगू की है। इमरान खान के खिलाफ भी उसकी इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं, नवाज शरीफ के बारे में भी उसकी मौजूद हैं, जरदारी के बारे में भी मौजूद। कौन सा बंदा था? और ये एक सच्चे जर्नलिस्ट का यही तो काम होता है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं इस सानहे के बाद हमारे मुल्क में सहाफ़ी और सहाफ़त कितने महफूज हैं? देखिए, अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो जब मुझे पता चलता कि अरशद शरीफ को जान की थ्रेट आई है, मैं तो उसको इतने गार्ड्स भेजता कि मैं इंश्योर करता कि ये मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि फिर मुझे हर वक्त मुझे शक होता कि भाई ये कहेंगे कि मैंने मरवा दिया इसे, सो आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम। उसको तो बल्कि ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए निस्बतन वो आदमी जो मेरे रोज तारीफें लिखता है। ये तो होना चाहिए द थिंग। अब आपने किया क्या है उसको? आपने अपने इतना गंदा किया है, आपका रेपुटेशन बाहर मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या क्या। वो कीनिया का आप गए कि नहीं? खैर, मैं गया हूं कीनिया। वो कीनिया के पुलिस कह रहे हैं कि हमें इतला आई थी कि ये टेररिस्ट है। अरे भाई, अगर आपको इत्तला आई थी तो किसने, कोई भी फोन उठा के कह दिया था? नो, किसने कहा था? कोई तो कहा होगा जो जिसकी बात को आप थोड़ी सी क्रीडेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ये कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो उसके माने ऑफिशियल था। ऑफिशियल कह रहा है कि अरशद शरीफ टेररिस्ट है। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसके खिलाफ तो टेररिस्ट उसको नहीं कह सकते, आप जो भी और कह सकते हैं उसको। तो इसके माने पाकिस्तान की हुकूमत अपने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को और जो उनको एम्बैरस करता है उसके इन्वेस्टिगेशन से, उससे आप मरवा रहे हैं दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी बाय सेइंग कि वो टेररिस्ट है, और इसलिए कि आपके मुल्क में वाकई टेररिज्म होता रहता है। व्हाट अ टेरिबल थिंग। मैं इतना आसान है ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, और ये इदारे जो हैं खास तौर इंडियन देखें क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि मरवाया गया इसलिए कि करप्शन उनका एक्सपोज कर रहा था। आप तो यू डोंट नीड एनिमीज। आप खुद इतने रिडिकुलसली इनएफिशिएंट हैं कि आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बदनाम होते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल आखिरी मिनट है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आज तो हमने खासी बातें कर ली, और मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि कुछ कल तक जब हम यहाँ बैठे हों तो मैं और लाली साहब कम से कम ये सोच रहे हो कि हमारी बातें जो हैं वो सुनी गई हैं और किसी ने गौर किया है। वरना तो सच्ची बात है, कल फिर यही रोना धोना होगा। वो कराची में बैठ के रोएंगे, मैं यहाँ बैठ के रोऊंगा। हम तो यही है, समझाते हैं कि भाई इससे पहले कि 4 लाशें गिरें, इससे पहले कि कुछ मसाइल बने, इससे पहले कि लोग जो हैं वो परेशान। अब देखें, आप उसको बता रहा था, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब कुछ हैं। देखिए, आप यहाँ पर ना आंसू गैस चला सकते हैं, ना आप इसमें वाटर कैनन चला सकते हैं, ना कुछ। बच्चे, फैमिली लोग लेके निकले हुए हैं। इसका मतलब है कि लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा के निकले हुए हैं। ये बहुत बड़ी कैफियत होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सिचुएशन हमने तो नहीं देखी कभी पालना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ही है कि लॉन्ग मार्च किस तरह से इख्तिताम पजीर होता है और इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर मुरतब होता है। डिस्कशन आपने सुनी, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।